हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। यानी इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए जो है 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया दी जाती है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो यहाँ पे देखिए, 15 किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर के लिए जो है कितना है? 155। ठीक। उसके बाद 10 किलोमीटर के लिए कितना है? तो 105। कितना है? 105। अब इसको घटाइएगा तो 5 किलोमीटर के लिए कितना होगा? तो 50 हो जाएगा। ठीक है, 5 किलोमीटर के लिए कितना? तो 50। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए अतिरिक्त भाड़ा, 10 किलोमीटर दूरी के लिए अतिरिक्त भाड़ा कितना होगा? तो यहाँ पे 10 किलोमीटर के लिए हो जाएगा, देखिए 50 गुने और बट्टा में 5, ये 5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100। ठीक है, कितना हो जाएगा? 100। अब देखिए 25 किलोमीटर के लिए अब दूरी 25 किलोमीटर दूरी के लिए अतिरिक्त भाड़ा निकाल लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 25 का रहा है। ठीक है, तो 25 किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर दूरी के लिए जो भाड़ा होगा ये क्या होगा? तो ये होगा 15 किलोमीटर के लिए दूर। देखिए 25 के लिए होगा 15 किलोमीटर दूरी के लिए प्लस 10 किलोमीटर दूरी के लिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए अतिरिक्त भाड़ा। तो 15 किलोमीटर दूरी के लिए जो भाड़ा है ये तो आपको पता है 155, तो 155 हो जाएगा प्लस। अब 10 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए अतिरिक्त भाड़ा है 100। ये जुट के कितना होगा? 255। यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इतना प्लस इतना को भिन्न के रूप में निरूपित करें तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 2 इसको लिख सकते हैं 2.6 पे रेकरिंग प्लस इसको लिख सकते हैं 2.7 पे रेकरिंग। ठीक है, 2.7 पे रेकरिंग, यानी ये हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए तो 7 6 कितना होगा? 13, 2 2 4 1 5। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 1 मिनट। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस पे रेकरिंग। ठीक है, अब इसमें से क्या करना होगा आपको? यहाँ पे एक घटाना होगा। ठीक है, या नहीं तो आप ऐसा कीजिए, इसको लिख दिए 2.6 पे रेकरिंग है तो ये हो जाएगा 26 माइनस नॉन रेकरिंग पार्ट को हटा दीजिए, एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9 प्लस इसमें देखिए 27 माइनस इसमें से 2 घटा दीजिए चूँकि 2 पे रेकरिंग नहीं है और बट्टा में 9 चूँकि 7 पे रेकरिंग है। तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 24/9 और ये हो जाएगा 25/9। ठीक है, 24/9 25 यानी 49/9। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कहता है कि 3 अलग अलग सिग्नल स्थानों पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक जो है 35 सेकेंड 45 सेकेंड और 75 सेकेंड में बदलती हैं। यदि सभी ट्रैफिक लाइटें 6 20 15 बजे एक साथ बदलती हैं तो अगली बार कितने बजे एक साथ बदलेगी? तो 34 का देखिए, तो क्या कीजिए, ये 35 45 75 का लॉसर ले लीजिए। जैसे ही लॉसर लीजिएगा कितना आएगा? 1575। ठीक है, 1575 ये हो जाएगा आपको 26 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, 26 मिनट 15 सेकेंड। तो अभिष्ट जो समय हो जाएगा ये 6 20 15 में आपको ऐड करना होगा 26 मिनट 15 सेकेंड, तो ये होगा 30। ये हो जाएगा इतना, यानी 6। ठीक है, 6 46 30। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कहता त्रिभुज OPQ में जिसका
कोण पी समकोण है, ठीक है। त्रिभुज ओ पी क्यू, ओ पी क्यू में पी जो है ये समकोण है। उसके बाद देखिए ओ पी है 7, ठीक है। ओ पी है 7 और ओ क्यू माइनस पी क्यू का अंतर है 1। तो देखिए 7, 24, 25 ट्रिपलेट होता है, ठीक। और ओ क्यू माइनस पी क्यू का अंतर भी 1 है, इन दोनों का अंतर 1 है। तो कहता कॉस क्यू होगा b/h, कॉस थीटा होगा b/h। तो सामने का लंब होगा तो यानी पी क्यू बट्टा ओ क्यू यानी 24/25। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 36 नंबर देखिए, कहता है कि दी गई छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल जहाँ ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला वर्ग है। तो ए बी सी डी यहाँ पे तो वर्ग की भुजा कितना है, सॉरी 14 सेंटीमीटर है, ठीक। तो 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए तो एक छोटा वृत्त की त्रिज्या, छोटा जो वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या होगा, तो ये पूरा 14 है, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 14 है। तो देखिए तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 7 और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 7। तो रेडियस हो जाएगा 7/2, ठीक है। कितना होगा 7/2 हो जाएगा, 7/2, ठीक है। अब आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल में से चारों वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। और -4 गुने, ठीक है, 7/2 का स्क्वायर 49/4, 4 4 कैंसिल, 16 में से 9 गया 7, 8 में से 4 गया 4, 1। सॉरी देखिए यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे हो जाएगा 14 का स्क्वायर -4 गुने, ठीक है, 4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, यानी 14 का 196 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये कट जाएगा, 1 7 कट जाएगा। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 15, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ए। नेक्स्ट कहता है कि दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतना है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है। तो संगीता के मैच, तो देखिए रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता होगा 1 - 0.62, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गया 3, यानी 0.38, यानी 38/100, यानी 19/50, 19/50, यानी डी ऑप्शन। आगे देखिए, कहा था कि केंद्र ओ वाले वृत्त पर केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से 2 स्पर्श रेखाएं। तो बाह्य बिंदु मान लीजिए यहाँ पे टी है, यहाँ पे जो है 2 स्पर्श रेखा है, ठीक। यहाँ मान लीजिए ये है रेडियस, ये है ओ, रेडियस जो है स्पर्श रेखा पर लंब होता है, ठीक। हमको कहता है कोण पी टी क्यू, यहाँ पे मान लीजिए पी, यहाँ पे क्यू, पी टी क्यू, यानी ये कोण कितना होगा। अब यहाँ पे आपको जो है ध्यान दीजिए, तो जो पी टी क्यू होगा ये कुछ इस तरह से होगा। ये देखिए यहाँ पे कोण पी टी क्यू, ये स्पर्श रेखा की लंबाई ये और ये क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। ये और ये बराबर होगा। तो यहाँ पे और ओ पी और ये क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। अब यदि इसको आप ऐसे मिला दें तब ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, ठीक। तो इस स्थिति में कोण ओ पी क्यू को यदि आप थीटा मानते हैं तो ये भी कितना होगा, थीटा, ठीक। तब तो कोण ओ पी क्यू जो है पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू क्या होगा, ये
कौन पी ओ क्यू 180 माइनस 2 थीटा कितना होगा 180 माइनस 2 थीटा। पी ओ क्यू 180 माइनस 2 थीटा 180 माइनस 2 थीटा। अब इन दोनों कोणों का जोड़ यानी कौन पी टी क्यू और कौन पी ओ क्यू इन दोनों का जोड़ होगा 180। ठीक है, तो कौन पी टी क्यू जो होगा ये होगा 180। ठीक है, 180 माइनस 180 प्लस 2 थीटा यानी ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 थीटा, यानी कौन पी टी क्यू बराबर हो जाएगा 2 थीटा की जगह ओ क्यू पी यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 कथा रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए रेलवे बोर्ड के नए सीईओ यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है तो ए वर्तमान में राहुल। देखिए वर्तमान में जो है कथा कि राहुल जो है प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक हैं। कथा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 20 जुलाई को जो है मनोला मार्केज को जो है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कहता है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे होगा बी ऑप्शन यानी 6 दिसंबर को। तो डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव का जन्म मऊ मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन दिल्ली में हो गया था। भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक और स्वतंत्र भारत के जो पहले विधि एवं न्याय मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो बी ऑप्शन। तो भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अवार्ड की राशि बढ़ाकर 15 लाख। ठीक है, 15 लाख कर दी गई है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड की स्थापना 1969 में हुई थी। फिर है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 से अभिनेत्री वहीदा रहमान को। ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 में अभिनेत्री वहीदा रहमान को दिया गया और दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीतने वाली पहली अभिनेत्री देविका रानी थी। नेक्स्ट कहता है कि इसरो द्वारा चंद्रमा से नमूने को वापस लाने हेतु चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा। तो 42 का होगा सी 2028। इसरो द्वारा चंद्रमा से नमूनों को वापस लाने हेतु चंद्रयान 4 2028 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 4 को LUPEX मिशन भी कहा जाता है। LUPEX का तात्पर्य लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। कहता है 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। 43 का होगा ए अमेरिका। तो 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन वाशिंगटन DC में हुआ है। फिर है कि 19वां गुटनिरपेक्ष नाम शिखर सम्मेलन 2024 जो है कंपाला युगांडा में, और 29वां जो है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 29 2024 ये बाकू अजरबैजान में। फिर है कि 29वां जो है जलवायु 29वां COP 2024 में जो हुआ था ये बाकू अजरबैजान में। ठीक है, और COP 30 कहाँ होगा तो ब्राज़ील में। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 2024 दावोस स्विट्जरलैंड में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, और 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली में। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 ब्राज़ील में होगा। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहे
गेलुफू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किस भारतीय पड़ोसी देश से है? तो ये हो जाएगा ए, भूटान। तो चर्चा में रहे गेलुफू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध भूटान देश से है। इस परियोजना के तहत भारतीय राज्य असम की सीमा 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर जो है अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने से संबंधित है। हाल ही में शेरिंग टोबैगो भूटान के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। फरवरी 2024 में आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में किस देश की क्रिकेट टीम फाइनल में विजेता बना है? सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो फरवरी 2024 में आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम फाइनल में विजेता बनी है। अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर जो फाइनल मैच जीतकर खिताब अपने नाम किया है। फिर है कि अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन जो 2024 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 में सर्वाधिक रन जो भारतीय टीम के कप्तान जो उदय शहारन ने 397 रन बनाया है और सर्वाधिक जो विकेट लेने का खिताब जो क्वेना माफाका दक्षिण अफ्रीका ने जीता। कहता है कि गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध रेस्तरां कहाँ खोला गया है? तो यह है बी, झारखंड। तो गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के गिद्ध के संरक्षण के लिए गिद्ध रेस्तरां जो है ये झारखंड में खोला गया है। झारखंड में महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की गई है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने हाल ही में देश में 2 हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट के लिए ओडिशा और कर्नाटक में मंजूरी दी है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया है। जहां नाना साहब खालिस्तान स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। तो ये ऑप्शन बिठूर। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र में अंग्रेज शासन का जो विरोध करना शुरू किया गया, जहां नाना साहब के बिठूर स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के बिठूर स्थित महल को जो है इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। 1857 का विद्रोह कानपुर से अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने नेतृत्व किया। 16 दिसंबर 1857 को कैंपबेल ने कानपुर पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। नाना साहब की ओर से लड़ने वाले सेना का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग। कहता है कि किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राज किया था? तो यहाँ पे 48 का होगा बी, यानी कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राज किया था। कहता कमला देवी चट्टोपाध्याय अखिल भारतीय महिला संघ से भी संबंधित थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं का योगदान भी उल्लेखनीय थी। सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में धरासना सत्याग्रह किया गया था। नमक आंदोलन का जब पश्चिमोत्तर प्रांत में नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया और पश्चिमोत्तर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व सीमांत गांधी ने किया। इस दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रारंभ आंदोलन का जियालरंग के नाम से भी जाना जाता है और गेंडेलू को जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी। फिर है कि दक्षिण भारत में नमक आंदोलन के नेतृत्वकर्ता राजगोपालाचारी थे और बंगाल में मिदनापुर जिले में नमक सत्याग्रह लंबी अवधि तक चलता रहा। ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 के जब प्रांतीय चुनाव के दौरान
पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो यूनियनिस्ट पार्टी। तो देखिए, कदा ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान पंजाब राज्य में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। पंजाब में सिकंदर हयात खान ने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की और बंगाल में फजलुल हक ने कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की। अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी की स्थापना की। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1937 में चुनाव हुए। पंजाब से यूनियनिस्ट पार्टी मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की सरकार सत्ता में आई, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। इसके प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री ठीक है, तो पहले प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री को कहा जाता था। ये बना था HS सुहरावर्दी। देखिए, कहता है कि किसे जो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है? सी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है। ली आयोग के सिफारिश पर संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को किया गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के बीच संघ एवं राज्यों में लोक सेवा आयोग के संबंध में उपलब्ध है। कहता है कि भारत में सर्वप्रथम सिविल सर्विस परीक्षाओं की शुरुआत 1922 में इलाहाबाद के आनंद भवन में हुई है। ब्रिटिश ढांचे के आधार पर 1951 को भारत में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम लाया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा का सृजन या उत्पादन करने संबंधित प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। फिर है कि पहला व्यक्ति भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण 1954। लाला हरदयाल राय द्वारा पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका है। लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय द्वारा पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा। नेक्स्ट है कि नील आयोग यानी इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये है बी ऑप्शन यानी WS सीटन कार। तो देखिए, नील आयोग यानी इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष WS सीटन कार थे। सीटन कार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय नील आयोग का गठन वर्ष 1860 में की गई थी। नील विद्रोह जो है 1859 से 60 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। नील आंदोलन बंगाल के नादिया जिला के गोविंदपुर गांव से प्रारंभ हुआ। अंग्रेजी शासन एवं जमींदारों के विरुद्ध किया गया पहला कृषक जो है विद्रोह था। किसानों से जबरन अग्रिम राशि देकर नील की खेती करने के लिए जो है बाध्य किया जाता था और दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद करने का नेतृत्व किया। हिंदू पेट्रियट पत्रिका के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने नील आंदोलन का समर्थन किया था। नील आंदोलन से संबंधित नाटक साहित्य नील दर्पण की रचना दीनबंधु मित्र ने की। किस वायसराय ने 1929 में भारत के औपनिवेशिक स्वराज डोमिनियन स्टेट्स के जो है अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की है? तो सी ऑप्शन लॉर्ड इरविन जो है वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज डोमिनियन स्टेट्स के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की। वायसराय लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 ईस्वी तक था। इरविन काल में 1928 में कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। फिर है कि इस 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली हॉल में पब्लिक सेफ्टी बिल और व्यापार विवाद बिल के विरोध में बम फेंका था। 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ
एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई। 5 मार्च 1931 को गांधी एवं इरविन के बीच तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयकर के प्रयासों से समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1931-1932 ईस्वी वाइसराय लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में हुआ था। कहता दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ये ऑप्शन। स्वयं सेवक प्रतिदिन 25 मील की यात्रा करते थे। ये तो देखिए, कहता दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से प्रारंभ हुआ। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर जो है नमक कानून तोड़कर नमक सत्याग्रह से सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। दांडी यात्रा लगभग 241 मील लंबी पदयात्रा में महात्मा गांधी 78 अनुयायियों के साथ दांडी पहुंचे। महात्मा गांधी के दांडी यात्रा की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। नेक्स्ट कहता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? मोहम्मद बिन तुगलक। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया। अलाउद्दीन के सेनापतियों में जो है गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक के समय नस्क एवं बटाई की प्रथा प्रचलन में रही। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तान में मोहम्मद बिन तुगलक जो 1325 से 1351 सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। फिर है कि दिल्ली के सुल्तान में मोहम्मद बिन तुगलक था जो हिंदुओं के त्योहारों विशेषकर होली में भाग लेता था। 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके निधन पर जो है बदायूनी ने लिखी है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। फिर है कि जो है गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज फारसी साल का पहला दिन उत्सव मनाना प्रारंभ किया। कहता है कि भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो 55 का होगा सी महानंदा। तो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची नदी जो है महानंदा की सहायक नदी है। गंडक की सहायक नदी काली गंडक तथा त्रिशूली गंगा है। महानंदा नदी का सहायक नदियों में जबलाशन नदी, कंकाई नदी और कालिंदी मेची शामिल हैं। इनमें मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। और गोदावरी नदी नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती हैं। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती हैं। गंगा नदी भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। कहता साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान के अंतिम शेष बचे वर्षा वनों का एक सुंदर उदाहरण है। 56 का होगा केरल। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य के अंतिम शेष बचे वर्षा वनों का एक सुंदर उदाहरण है। केरल राज्य में अवस्थित राष्ट्रीय उद्यान में शामिल है अनाईमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेंतन 16 राष्ट्रीय उद्यान और पंपाटुम 16 राष्ट्रीय उद्यान। मेघालय राज्य में है आपको बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। कहता है कि भारत से सबसे अधिक दूर स्थित अक्षांश कौन सा है? तो 57 का होगा बी, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री साउथ। तो यहाँ पे देखिए, तो भारत में सबसे अधिक दूर स्थित अक्षांश दक्षिणी ध्रुव यानी 90 डिग्री साउथ है।
ठीक है। भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण जोन पर अक्षांशों का कोणीय मूल्य बढ़ता है लेकिन लंबाई घटती है। इसलिए ध्रुवीय भाग को उच्च अक्षांश भाग और भूमध्य रेखीय भाग को निम्न अक्षांश भाग कहते हैं। भूमध्य रेखीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर होती है, जबकि ध्रुवीय व्यास लगभग 12,714 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय व्यास में लगभग 42 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है। सूर्य जो है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य वर्ष भर लंबवत चमकता है। ठीक है। कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को लंबवत चमकता है और मकर रेखा पर सूर्य 22 दिसंबर को लंबवत चमकता है। कहता स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का सबसे लंबा भाग, तो यह है कोलकाता चेन्नई खंड। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का सबसे लंबा भाग जो है कोलकाता चेन्नई खंड है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग योजना के तहत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई महानगर को जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्गों की कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है तथा ये 6 लेन की सड़क है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के अंतर्गत दिल्ली मुंबई सड़क की लंबाई 1419, मुंबई चेन्नई की लंबाई है 1290, चेन्नई कोलकाता की लंबाई है 1684 और कोलकाता दिल्ली की लंबाई 1453। नेक्स्ट कहा कि 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल खालिस्तान के पास जो है फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई, तो यह है कलकत्ता। तो 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। 1818 में स्थापित कपड़ा मिल कुछ समय बाद बंद हो गई। 1854 में पहली सफल सूती वस्त्र मिल बॉम्बे में स्थापित की गई। फिर कि कवासजी डाबर ने जो है बॉम्बे स्थित सूती वस्त्र मिल की स्थापना की। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। तमिलनाडु में कोयम्बटूर सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कहता कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 5 का एक भाग है, तो यह है ब्राह्मणी। तो ब्राह्मणी नदी जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 5 का एक भाग है। राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट जो है गंगा भागीरथी हुगली, ठीक है, नई प्रणाली स्थिति है। फिर है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी सादिया को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 ये ब्राह्मणी और खरसुआ, ठीक है, घामरा नदी को जोड़ती है। फिर राष्ट्रीय जलमार्ग 6 जो है ये बराक नदी पे है और राष्ट्रीय जलमार्ग 10 जो है ये अंबा नदी में। कहता रेलवे जोन और उनके मुख्यालय की गलत जोड़ी कौन सी है? 61 का हो जाएगा बी ऑप्शन। तो देखिए 61 का क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर मध्य रेलवे। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज है। उत्तर मध्य रेलवे ये क्या है? मुख्यालय क्या है? प्रयागराज। ठीक है। उसके बाद उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज है। वर्तमान में भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन है। ठीक है, 18 जोन यानी मुख्यालय और 73 डिवीजन है। ठीक है, 73 डिवीजन है। 17वीं रेलवे जोन कोलकाता मेट्रो है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। तो 70वीं रेलवे जोन कोलकाता मेट्रो है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारत का 18वां रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे जोन बनाया गया। ठीक है, भारत का 18वां जो है रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे जोन बनाया गया है। दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापत्तनम को बनाया गया। दक्षिण तटीय रेलवे मुख्यालय विशाखापत्तनम को बनाया गया। कहता है कि किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है?
सी ऑप्शन मेघालय। मेघालय राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है। मिजोरम राज्य की सीमा पूर्व और दक्षिण में म्यांमार, पश्चिम में बांग्लादेश, उत्तर में मणिपुर, असम, त्रिपुरा राज्य से घिरा है। मिजोरम राज्य का राजकीय पशु पहाड़ी हिलॉक गिबन है। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। चकमा, दिमासा, कचारी एवं सोनवान जनजाति असम राज्य के निवासी है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में स्थित है। दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है। तो ए ऑप्शन विवर्तन तथा गुणता द्वारा। तो दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ जो है विवर्तन तथा गुणता द्वारा पहचानी जा सकती है। और कि ध्वनि तरंग जब अवरोधों के किनारों से मुड़ जाती हैं तो इस घटना को विवर्तन कहा जाता है। दो ध्वनि तरंगों के बीच गुणता गुण के कारण अंतर किया जा सकता है, जैसे हारमोनियम एवं सितार के ध्वनि में अंतर। ध्वनि की गुणता क्वालिटी ऑफ साउंड ध्वनि के अधिस्वर पर निर्भर करता है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में होती है। नेक्स्ट है कि एक चोर व्यापारी से इतना किलोमीटर सोना प्राप्त किया गया, सोने में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पे सोने के परमाणुओं की संख्या जो होगा ये हो जाएगा 19.7 बाय 197, ठीक है। और इंटू में होगा 10 की पावर कितना 3, ठीक है, किलोग्राम। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा और इंटू में 6.023 10 के पावर 23। तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 6.023 इंटू 10 के पावर 25, यानी ऑप्शन नंबर सी। कहता डीएनए के स्ट्रैंड्स किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? तो ये डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं ये हाइड्रोजन द्वारा जुड़े रहते हैं। सभी जैव अणुओं में हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड एक विशिष्ट जटिल संरचना है जो पेंटोन, शर्करा, फॉस्फेट मूलक तथा नाइट्रोजनी क्षारक के मिलने से बनती है। क्षारक जो है इसमें प्यूरीन, एडेनिन, ग्वानिन और पेरिसिडीन, थाइमीन, साइटोसिन से होते हैं। डीएनए की संरचना वाटसन तथा क्रिक ने 1953 में दिया है। डीएनए, ठीक है। तो डीएनए देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 66। कथा इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है? ए ऑप्शन। तो इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक भी उच्च होता है, ठीक है। तो नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम एवं कुछ मात्रा में लोहा के बने मिश्र धातु हैं। इसका सबसे सामान्य उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत गीजर एवं टोस्टर में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के नियम को जूल के ऊष्मीय प्रभाव का नियम कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत धारा के प्रभाव ऊष्मा H बराबर होता है I² RT, यानी विद्युत धारा का स्क्वायर गुने प्रतिरोध गुने समय। कथा निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो बी ऑप्शन। तो देखिए धातु की क्रियाशीलता श्रेणी है पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम और फिर कैल्शियम। ये जल में अभिक्रिया करता है, ठीक है, जल से अभिक्रिया। वहीं मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, Cd, ठीक है, कोबाल्ट, निकेल, Sn, प्लम्बम, ठीक है, ये सब जो है अम्ल से अभिक्रिया करता है, ये सारे अम्ल से, ठीक है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन जो है ये तुलनात्मक वर्गीकरण है और SvPi, Cn, Hg, मरकरी, Ag और Au ये सब जो है अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रियाशील धातु हैं, अति अभिक्रियाशील। तो
यहाँ पे देखिए, तो प्रतिक्रियाशील श्रेणी के शीर्ष की जो है शीर्ष की अतिशक्ति होते हैं, श्रृंखला में नीचे जाने पर अपचायक, ठीक है, अपचायक क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि एक माध्यम का वर्ण विक्षेपण d और तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा है। तरंग दैर्घ्य 3 लैम्ब्डा के लिए उस माध्यम का वर्ण विक्षेपण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, तो d समानुपाती होता है 1/λ3, यानी d λ3 बराबर हो जाएगा d1 λ3। यानी अब नया विक्षेपण क्या होगा, d λ3/3 का होल क्यूब, यानी कितना होगा, तो d/27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कहता कुछ शहरों और कस्बों में कुछ नगर पालिकाओं द्वारा अलग अलग रंगों के कूड़ेदान का उपयोग जो है कराए जाते हैं। नीले रंग का उपयोग संग्रह करने के लिए किया जाता है। तो ये होगा सी, पुनः प्रयोग अपशिष्ट। तो कुछ शहरों और कस्बों में कुछ नगर पालिकाओं द्वारा अलग अलग रंगों के कूड़ेदान का उपयोग कराए जाते हैं। नीले रंग का उपयोग पुनः प्रयोग अपशिष्ट संग्रह के लिए किया जाता है। ठीक है, तो नीले रंग का पुनः विभिन्न रंगों के डस्टबिन एवं उपयोग, जैसे भूरा रंग का कूड़ेदान, तो हरा कचरा, खाद्य अपशिष्ट, बगीचे का मलबा। ठीक है, भूरा रंग कूड़ेदान। फिर पीला कूड़ेदान, तो खतरनाक अपशिष्ट, नारंगी कूड़ेदान, ठोस अपशिष्ट। भारत जो है लगभग 62 मिलियन टन कचरा पैदा करता है। इनमें से 5.6 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा, 0.17 मिलियन टन जो है बायोमेडिकल कचरा, 7.90 मिलियन टन जो है बायोमेडिकल कचरा और 15 लाख टन जो है ई कचरा उत्पन्न करता है। कहता है कि किसी जैव चिकित्सा अवशिष्ट नहीं माना जाता है। तो ये है ए, खाद्य अपशिष्ट। खाद्य अपशिष्ट को जैव चिकित्सा अपशिष्ट नहीं माना जाता है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट मनुष्यों या जानवरों के उपचार के साथ जीव विज्ञान से जुड़े अनुसंधान के दौरान या उत्पन्न संक्रामक सामग्री होती है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट ठोस या तरल हो सकता है। जैव चिकित्सीय कचरे औद्योगिक, रेडियोधर्मी और रासायनिक कचरे से भिन्न होता है। इन अपशिष्टों का निपटान अगर उचित प्रबंधन के साथ नहीं किया जाए तो यह प्रकृति को प्रभावित करने के साथ साथ अनेक रोगों को भी उत्पन्न करेगा, जिससे सृष्टि का विनाश जो है असंभावी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर